नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आपका स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके काम का है, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम में हमारे आज के एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे आपका लक्ष्य हासिल करने में मददगार। तो आप जानते हैं हमारे कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए कोशिश करते हैं। लक्ष्य की आज की इस खास पेशकश में हमारे साथ भोपाल से शंकर अमुलानी जी मौजूद हैं, जो रेज एकेडमी लालघाटी भोपाल के डायरेक्टर हैं, और साथ में हैं मोहल वर्धन जो इसी एकेडमी के स्टूडेंट हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले शंकर सर, आपसे ही जानना चाहेंगे, बतौर शिक्षक आप समाज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, शिक्षक बनने का ही आपने क्यों सोचा, इसी प्रोफेशन को क्यों चुना और कितने वर्षों से आप बतौर शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं? धन्यवाद दीपक जी। सर्वप्रथम तो मैं बंसल न्यूज़ के सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं और बंसल ग्रुप का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया है। तो दीपक जी, मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में मैं लगभग 27 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और जब मेरी एजुकेशन चल ही रही थी और तभी से ही मैं इस फील्ड में आ गया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली हमारे एक सर कहा करते थे कि ज़रूरी ये नहीं है कि एक दीपक बुझ गया, ज़रूरी तो ये है कि वो दीपक बुझने से पहले कितने नए चिराग रोशन करके गया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर हुआ और जब एक बार मैंने इस और कदम रखा कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में ही आगे बढ़ूंगा, तो हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है और लगातार 27 वर्षों से हम बच्चों का मार्गदर्शन करते चले आ रहे हैं। और रेज एकेडमी की शुरुआत जो है मैंने 2006 में की है और तभी से ये इंस्टीट्यूट जो है बहुत सारी सफलताएं ले रहा है और मेरे साथ बहुत सारे सदस्य जुड़े, टीम बहुत अच्छी टीम है, 13-14 लोगों की टीम है हमारी और हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, एकेडमी का नाम आपने रेज एकेडमी रखा, इसके पीछे कोई खास वजह, कोई खास कारण? जी सर, एक्चुअली कुछ समय पहले मैं बहुत सारे संस्थानों में पढ़ा चुका हूँ, तो ऐसे ही एमपी नगर के किसी संस्थान से भी मुझे ऑफ़र था और मैं जब पढ़ा रहा था तो वहाँ से अचानक मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना अपना इंस्टीट्यूट ओपन किया जाए। तो 2006 में जब मैंने इसकी शुरुआत की तो काफ़ी समय तक डिस्कशन चलता रहा कि इसका लोगो और नाम क्या दिया जाए। ठीक है, तो अचानक ही एक तस्वीर मेरे सामने आई है ना, और उस तस्वीर में कुछ इस तरह से क्या है, एक चेहरे से रेज़ निकल रही थी। तो उसी समय मेरे दिमाग में ये आइडिया है कि क्यों ना मैं रेज़, और रेज़ का मतलब भी यही होता है कि किरणें निकल रही हैं और ज्ञान की किरणें हमको जो है चहूँ और बिखरना है, तो क्यों ना मैं इसी नाम को अपने इंस्टीट्यूट के लिए रखूं और आगे इसको बढ़ाऊं। तो यहीं से रेज एकेडमी की शुरुआत होती है। क्या बात है, 27 सालों से बतौर शिक्षक अपनी सेवाएं समाज में दे रहे हैं शंकर सर। सर, अब आपकी एकेडमी के बारे में हम जानना चाहेंगे। एकेडमी की शुरुआत आपने कब की और एकेडमी के बारे में ज़रा विस्तार से बताएं, कितनी फैकल्टीज़ हैं आपकी और कैसे आपकी एकेडमी संचालित हो रही है? जी सर, 2006 में जब मैंने इस एकेडमी की शुरुआत की थी तो शुरुआत तो मैंने अकेले ही की थी और चूँकि मैं मैथ्स विषय हूँ तो मैं पहले गणित विषय को ही पढ़ाया करता था। धीरे धीरे मेरे साथ कुछ लोग जुड़ते गए, है ना, और आज मेरे साथ लगभग 11 लोगों की टीम है और हमारे संस्थान में 6वीं से लेकर 12वीं तक की सभी कक्षाएं संचालित हो रही हैं, जिसमें 6 to 10th तक सभी सब्जेक्ट और 11th और 12th में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये विषय हम संचालित कर रहे हैं। साथ ही साथ हम जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करा रहे हैं, जैसे IIT, JEE, नीट, NTSC, ओलंपियाड्स, इन सभी की तैयारी भी करा रहे हैं। साथ ही साथ CUET की तैयारी भी करा रहे हैं और पिछले साल प्रथम प्रयास में ही हमारे यहाँ की एक बच्ची ने CUET क्लियर किया और आज वो LSR लेडी श्री राम कॉलेज में 100% स्कॉलरशिप के साथ में चयनित हुई है और वहाँ वो पढ़ाई कर रही है। क्या बात है, यानी कि यहाँ के स्टूडेंट्स भी भविष्य में अच्छे मुकाम पर पहुँच रहे हैं रेज एकेडमी में, पर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। लौटूंगा सर आपके पास, अब मोहिल से ज़रा थोड़ी बातचीत कर ली जाए। मोहिल, पहले तो अपने बारे में बताएं। मोहल, एम आई करेक्ट? यस सर। मोहल, आपने अपने बारे में पहले तो ये बताएं, अभी आप करियर में क्या प्लान कर रहे हैं आगे चलकर? अभी आपकी स्कूलिंग हो गई है, कौन सी क्लास में आप, और आगे फ्यूचर में आप क्या प्लान कर रहे हैं? सबसे पहले तो बंसल ग्रुप के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मोहल वर्धन जैन है और मैं अभी 11वीं की परीक्षा देके आया हूँ। आगे मेरा JEE क्लियर करने का प्लान है।
और एकेडमी में आपने एडमिशन, रेज एकेडमी में कब एडमिशन लिया, कैसे आपको कोई रेफरेंस मिला, कैसे आपने यहाँ पर एडमिशन लिया? जी 8th क्लास में मैंने यहाँ ज्वाइन किया था। बहुत से लोगों से मैंने यहाँ की तारीफ़ सुनी थी और जितना सुना था उससे ट्राई बेटर पाया। 8-9 क्लास जो कि बेस होता है एक बच्चे के लिए आगे की पूरी स्कूल लाइफ का, उसमें सर ने इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए कि मेरे मार्क्स धीरे धीरे बहुत इम्प्रूव होने लगे। तो अपार्ट फ्रॉम स्कूलिंग जो एग्ज़ाम्स होते हैं, हम देखते हैं जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अलावा एकेडमी कोचिंग क्लासेस भी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टूडेंट की लाइफ में। आपके जब एग्ज़ाम निकट आते हैं, नज़दीक आते हैं, तो एकेडमी की तैयारी, एकेडमी का पढ़ाने का तरीका, फैकल्टीज़ का आपको कितना मदद करता है एग्ज़ाम्स के टाइम? जी वैसे शंकर सर तो बेस्ट है ही, लेकिन बाकी फैकल्टी भी बहुत हेल्पफुल है और बहुत हेल्पफुल इन्वायरमेंट है यहाँ पे। हमारे यहाँ अक्टूबर-नवंबर तक कोर्स कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद टेस्ट सीरीज शुरू होती है। हर चैप्टर के बाद प्रॉपर टेस्ट होते हैं और एग्ज़ाम की 1 रात पहले तक भी सर हर पॉसिबल मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। क्या बात है। शंकर सर, आपसे जानना चाहेंगे, सिलेबस को लेकर भी हम देखते हैं कई दफ़ा स्कूलों में, ख़ास तौर पर मैंने देखा है शिकायतें होती है कि समय पर कई दफ़ा कई स्कूलों में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है। आपकी एकेडमी में सिलेबस पूरा समय पर करवा लिया जाए, रिवीजन भी बच्चों का हो जाए और एग्ज़ाम के पहले उनके जितने डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाए, इसको लेकर क्या कोई ब्लूप्रिंट आप तैयार करते हैं पहले? हाँ जी हाँ सर, एक्चुअली क्या होता है कि जब बच्चा एडमिशन लेता है उसी समय हमारी प्लानिंग रहती है कि जो हमारा सिलेबस है वो 31 अक्टूबर तक तो कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। अगर फिर भी कुछ ऐसा है तो कम से कम इसको 15 नवंबर तक समाप्त किया जाए। उसके बाद क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम रहता है उसके अकॉर्डिंग हमें 5 से 6 बार उसको रिवाइज़ कराना होता है बच्चे को, ताकि वीक से वीक स्टूडेंट भी उस चीज़ को बहुत अच्छे से कर लेता है। तो ब्लूप्रिंट ये रहता है कि पहले तो हम एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट लेते हैं, पूरा जो अपना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हम जाएंगे, लेकिन साथ साथ में अदर बुक्स, हमारे खुद के नोट्स होते हैं, वर्कशीट्स होती हैं जिनको हम आर.डी. शर्मा एंड आर.एस. अग्रवाल एंड ऑल इन वन अदर बुक से मिलकर तैयार करवाते हैं और वही मटेरियल हम बच्चों को देते हैं जिससे उनकी प्रॉपर प्रिपरेशन हो जाती है। तो नवंबर के बाद जो है 4 से 5 चरणों में टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। पहले सिंगल चैप्टर्स को लेकर, उसके बाद उसको 4 to 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है पूरे सिलेबस को, उसके बाद पूरे सिलेबस की तैयारी होती है। तो बच्चे के बीच में जो एग्ज़ाम का डर होता है वो पूरी तरह से निकल जाता है। इतनी बार हम लोग प्रिपरेशन करा देते हैं। और अपार्ट फ्रॉम ऑफलाइन क्लासेस, क्या ऑनलाइन क्लासेस भी आपके यहाँ एकेडमी में संचालित होती हैं? बिल्कुल सर, आज के समय में तो खैर ये क्वेश्चन बहुत ही आम है, क्योंकि कोविड का समय हम सब लोगों ने देखा। एक्चुअली कोविड शुरू होने से पहले ही कुछ समय पहले ही मैंने अपना एक चैनल, यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी और उस पर कुछ ही वीडियो डाले थे। और अचानक जब एकदम से ये लॉकडाउन हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मैंने पहले तो तुरंत यूट्यूब के थ्रू ही अपनी स्टडीज़, अपनी जो है ना एजुकेशंस को और एकेडमी को जारी रखा सभी टीचर्स के माध्यम से। लेकिन तुरंत ही हमने एक एप्लीकेशन, हमारी कोचिंग का एक एप्लीकेशन भी है रेज एकेडमी नाम से ही, तो बच्चों को वो डाउनलोड कराया और उस एप्लीकेशन के थ्रू हमने क्लासेस लेना शुरू की। और ऐसा नहीं कि कभी कभी किसी प्रॉपर टाइम लिमिट को लेकर हमने प्रॉपर टाइमिंग में अपनी क्लासेस शुरू की और सभी क्लासेस संचालित होती रही। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि आज भी हमारे पास वो बहुत सारी रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हैं और आज ऑनलाइन, ऑफलाइन के साथ साथ हम ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल करा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं देश भर से जो सिर्फ ऑनलाइन कोर्सेज परचेस करके भी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर किसी को ऑफलाइन नहीं आना है, दूर दराज से जिस बच्चे को अगर हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है तो वो ऑनलाइन कोर्सेज परचेस करके स्टडी कर सकता है, जिससे उनको काफ़ी बेनिफिट होता है। चलिए, ये बिल्कुल बहुत अच्छा आपकी एकेडमी काम कर रही है, पूरा तैयारी के साथ, फैकल्टीज़ भी जैसा कि सर ने बताया। मोहल, आपसे जानना चाहेंगे, टेक्निकल एजुकेशन में आप बंसल ग्रुप की किन नीतियों को पसंद करते हैं? जी टेक्निकल एजुकेशन की बात है तो बंसल समूह बहुत ही मेहनत कर रहा है, अलग अलग कोर्सेज ला रहा है, जैसे बीटेक, एमटेक, एमसीए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और टेक्निकल अपग्रेडेशन कर रहा है, टेक्निकल इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है। तो इन नीतियों से मैं बहुत खुश हूँ और पूरा सहयोग करता हूँ बंसल समूह का। जी शंकर सर, आप बंसल ग्रुप के रोल को किस तरह देखते हैं, खासतौर पर शिक्षा के क्षेत्र में? जी सर, बंसल ग्रुप से मैं काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने 3-4 बार कॉलेज भी विज़िट किया हुआ है ना। बंसल हॉस्पिटल को भी हमने विज़िट किया है।
तो एक्चुअली जो बंसल ग्रुप की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि बंसल ग्रुप की सबसे पहली पॉलिसी तो ये है कि कम फीस, कम शुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जो है शिक्षा पहुंचाई जाए। और मैंने सुना है जहां तक कि नर्सरी से लेकर 8वीं तक के क्लासेस के लिए वो लोग फ्री एजुकेशन भी चलाते हैं। उसके बाद टेक्निकल फील्ड में तो बहुत ही अच्छा योगदान दिया जा रहा है। मैंने कॉलेज में जाके विजिट किया, जो लैब्स हैं, कंप्यूटर लैब हो या फिजिक्स केमिस्ट्री की लैब हो, हाईटेक लैब्स आप यूज़ कर रहे हैं और जिससे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। बहुत बच्चे आगे बढ़ेंगे इस फील्ड में। और बंसल ग्रुप की अगर अपन बात करें तो बंसल हॉस्पिटल को भी हमने विजिट किया, जहां पर भी हाईटेक इक्विपमेंट के साथ साथ जो है काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। सर, हम देखते हैं कि कई दफ़ा स्टूडेंट्स असमंजस में पड़ जाते हैं, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है। 12th के बाद उन्हें पता नहीं होता है कि भविष्य में उन्हें किस राह पर, किस फील्ड में जाना है। ऐसे में काउंसलिंग होना, उसकी समझाइश होना, उसे ठीक से गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। आपकी एकेडमी में आप स्वयं या आपके फैकल्टीज़ किस तरह से बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं काउंसलिंग के तौर पर? सर, काउंसलिंग तो आजकल हर बच्चे की रिक्वायरमेंट हो गई है और कोविड के बाद तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। पर मैं आपको बताता हूँ, काउंसलिंग एक्चुअली 2 चरणों में होती है। सबसे पहली सिचुएशन तो बच्चे के सामने आती है आफ्टर द 10th। जब बच्चा 10th के एग्ज़ाम देता है, उसके बाद उसके सामने बहुत बड़ा प्रश्न रहता है 10th में ही कि मुझे कौन सा विषय को लेना चाहिए, मैं मैथ्स में जाऊँ या मैं बायो स्ट्रीम के साथ जाऊँ या कॉमर्स में जाऊँ। तो एक्चुअली क्या है, प्रॉब्लम थोड़ा सा नॉलेज की रहती है बच्चों के पास, क्योंकि उनको लगता है कि मैथ्स लेंगे तो सिर्फ हम इंजीनियरिंग में ही जाएंगे, और अगर बायो लेंगे तो हमको सिर्फ डॉक्टर ही बनना है ना, कॉमर्स लेंगे तो सीए करना है। ऐसा नहीं है, हर फील्ड में बहुत सारे, हर एक स्ट्रीम के साथ में बहुत सारी फील्ड जुड़ी हुई हैं। तो हम बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं कि सबसे पहले तो आप अपने इंटरेस्ट को चेक करिए कि आप अगर मैथ्स में बहुत अच्छे हैं और मैथ्स फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं तो आपको पीसीएम का चयन करना चाहिए। अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है और मैथ्स आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप अप्लाइड मैथ्स और कॉमर्स के साथ भी काफ़ी सारे अवसर इसमें आपके लिए उपलब्ध रहेंगे, तो आप वहाँ जाइए। अगर आपको बायो में, साइंस में इंटरेस्ट है तो आप उस इंटरेस्ट के हिसाब से, और कभी कभी क्या होता है कि जैसे बच्चा डिसाइड नहीं कर पाता है क्योंकि पेरेंट्स का कुछ और प्रेशर होता है, तो बच्चों के साथ साथ कई बार हमें पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करनी पड़ती है। पेरेंट्स को बुलाते हैं कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट जो है इस सब्जेक्ट में है, तो आपका जो सोच है, आप इसको जहाँ भी ले जाना चाहते हैं तो उससे बैठकर आप बात कीजिए और आप क्या चाहते हैं। तो आप अगर बच्चे के इंटरेस्ट के साथ जाएंगे तो बच्चा बहुत अच्छे से उसकी तैयारी भी करेगा और निश्चित रूप से उस फील्ड में सफल होगा। उसके बाद दूसरा चरण जो आता है वो 12th के बाद आता है। अब बच्चे ने अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है, 11th 12th की तैयारी भी कर रहा है, अब उसने अपने कैरियर के बारे में भी सोच लिया है। अब प्रॉब्लम आती है कि किस कॉलेज में जाएं, ठीक है, किस कॉलेज में जाना है, कौन से जो है ना फील्ड चुननी है, उस कॉलेज में भी जाके या तो क्या हमको बैंकिंग में जाना है या कहीं जाना है। तो उस समय पर भी बच्चे की अलग अलग तरीके से काउंसलिंग की जाती है। मैं खुद एक काउंसलर के रूप में बच्चों के साथ रहता हूं, मेरी टीम भी है जो बहुत अच्छे से काउंसलिंग करती है, और समय समय पर हम बाहर से काउंसलर्स को भी बुलाते हैं बच्चों के लिए, ताकि वो उनकी अच्छे से काउंसलिंग करके उनको मार्गदर्शन दे सकें। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। सही मार्गदर्शन बच्चों को मिल सके, ये सभी की कोशिश होती है। और कई दफ़ा पेरेंट्स भी इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स का प्रेशर होता है, पेरेंट्स की कुछ ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा आगे चलकर इस राह पर चले, इस फील्ड को आगे अपना करियर के तौर पर चुनाव करें, लेकिन बच्चे कई दफ़ा कुछ और ही प्लान करते हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है। लौटूंगा सर आपके पास। मोहल, आपसे अब जानना चाहेंगे, आप अपनी दिनचर्या कैसे बिताते हैं और पढ़ाई के अलावा अपनी दूसरी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? जी, मैं वैसे तो डेली 3 से 4 आवर्स स्टडी करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन उसके अलावा बाकी टाइम मैं ट्राई करता हूँ अपनी हॉबीज़ को, अदर एक्टिविटीज़ को दे पाऊँ। इससे क्या होता है कि अपन रिलैक्स भी फील करते हैं और एक ये स्ट्रेस फ्री रहने का एक तरीका भी है। इसके अलावा मैं ट्राई करता हूँ जितना फिज़िकल एक्सरसाइज कर पाऊँ, अपने फिज़िकल भी मेंटेन कर पाऊँ मेंटल के साथ साथ, और यही मेरी दिनचर्या रहती है। क्या कभी प्रेशर फील करते हैं आप पढ़ाई को लेकर या किसी दूसरी चीज़ को लेकर? जी ज़रूर, प्रेशर तो होता ही है, वो तो नॉर्मल है, बट अपने आप को जितना काम हो सके उतना रखने की कोशिश करता हूँ। तो कैसे इस प्रेशर को आप हैंडल करते हैं? कभी आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ हो रही है एग्ज़ाम में, आप जो एक्सपेक्टेशन सोच रहे हैं, इसे आप डील कैसे करते हैं? योगा, डीप ब्रीथ, अपनी हॉबीज़ को फॉलो करता हूँ, और यही मेरा तरीका है स्ट्रेस फ्री रहने का। चलिए, शंकर सर, आप काउंसलिंग की जो पद्धति बता रहे थे बिल्कुल ठीक है, उसके साथ साथ एक टाइम मैनेजमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ना सिर्फ स्टूडेंट की लाइफ में, हम सभी की लाइफ में टाइम का, समय की क्या कीमत होती है। समय जब निकल जाता है तो हम बहुत कुछ खो भी देते हैं।
टाइम मैनेजमेंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट की लाइफ में, खास तौर पर कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है टाइम मैनेजमेंट? सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल ही इस समय टाइम मैनेजमेंट का है। जो बच्चा समय प्रबंधन समझ जाता है, जितनी जल्दी वो समय प्रबंधन को समझ जाएगा, उतनी ही जल्दी समय में वो सफलताएं अर्जित करेगा। तो समय प्रबंधन तो एक बहुत महत्वपूर्ण है, पर इसको करना कैसे चाहिए, बहुत सारे बच्चे इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। किस तरह से हमको समय प्रबंधन करना चाहिए, उनको लगता है समय प्रबंधन का मतलब सिर्फ इतना है कि हमने एक टाइम टेबल बना लिया और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमें 5 घंटे 6 घंटे की स्टडी करना है, स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है। पर ऐसा नहीं। समय प्रबंधन का मतलब ये है कि मैं बच्चों को सिखाता हूँ कि डेली रूटीन के साथ साथ आप अपना वीकली शेड्यूल बनाइए, आप अपना मंथली शेड्यूल बनाइए। उसमें आपको ये होना चाहिए कि मुझे कितना टॉपिक कंप्लीट करना है, कितने समय में करना है। अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ उतने समय में तो मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, मुझे नींद को त्यागना होगा या किसी चीज़ को। लेकिन साथ ही साथ ये भी सिखाते हैं कि नहीं, ऐसा भी समय प्रबंधन नहीं होना चाहिए कि कहीं आप स्ट्रेस में आ जाएं। तो समय प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। आज के टेक्निकल युग में हर बच्चे के पास मोबाइल है, तो ये भी उनको सिखाना है कि कितना टाइम आपको अपने मोबाइल को देना चाहिए, कितना टाइम आपको टेलीविज़न को देना चाहिए, कितना टाइम स्टडी को देंगे और अपने अकॉर्डिंग। अच्छा, हर बच्चा क्या होता है, डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि सबके लिए एक जैसा हो, हर एक के लिए अलग अलग मायने रहते हैं इस चीज़ के। तो कोई बच्चा कहीं स्ट्रेस फील करता है, कोई कहीं, तो उसके लिए उस तरह की प्रिपरेशन की जाती है। सबके लिए एक अलग अलग समय प्रबंधन की व्यवस्था कराई जाती है कि आपको किस तरीके से अपना समय का मूल्यांकन करना है और किस तरह से उसको डिवोट करना है। बिल्कुल ठीक है आपने सर। टाइम मैनेजमेंट जिस स्टूडेंट ने समय रहते सीख लिया वही आगे भी बढ़ पाता है, लेकिन हम देखते हैं कई दफ़ा इसके डिमेरिट्स ये होते हैं कि अगर समय पर बच्चे जागरूक नहीं होते हैं या समय निकाल देते हैं तो फिर उसका परिणाम ये होता है कई दफ़ा स्टूडेंट्स परेशानियों में घिर जाते हैं, स्ट्रेस होता है। इस स्ट्रेस नामक चीज़ से स्टूडेंट कैसे बचें और इसका कैसे सामना करें? जी बिल्कुल, स्ट्रेस इस समय सिर्फ स्टूडेंट्स में नहीं है। अभी देखें, जैसे एग्ज़ाम्स का टाइम चल रहा है तो बच्चे स्ट्रेस में हैं, बच्चों के पेरेंट्स स्ट्रेस में हैं, टीचर स्ट्रेस में हैं। हर किसी को कहीं ना कहीं लगा रहता है कि नहीं, कितने मार्क्स आने चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इस स्ट्रेस को सबसे पहले तो अपने आप को आपको रिलैक्स रखना है। अब रिलैक्स रखेंगे कैसे? तो इसके लिए क्या होता है, जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसको फोकस तो है उस स्टडी पर, तो हम ये सिखाते हैं कि फोकस के साथ साथ आपको डीफोकस भी करना है। अगर आप खुद को डीफोकस कर लोगे जितनी जल्दी, उतनी जल्दी वापस से आप उसको फोकस भी कर पाओगे। तो मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि लंबी लंबी सिटिंग तो कीजिए, पर क्या कीजिए, लंबी सिटिंग भी 3 से 4 घंटे की हो। एकदम बहुत ज़्यादा एग्जाम टाइम पे क्या होता है, बच्चा दिन भर पढ़ रहा है, वो सब खाना पीना सारी चीज़ें भूल जाता है। तो उनको बता दें कि नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। 3 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे आप बैठे हैं, अब थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए आप उठ जाइए, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स फील कीजिए, मम्मी से बात कीजिए, पापा से बात कीजिए या किसी से भी आपको अच्छा लग रहा है 5 मिनट। लेकिन यही टाइम मैनेजमेंट है कि 5 मिनट मतलब 5 मिनट। ऐसा नहीं है कि फिर हमने मोबाइल उठाया और हम 2 घंटे उसमें चले गए, नहीं। 5 मिनट आप बात कीजिए, थोड़ा सा डिफोकस कीजिए खुद को और वापस आके वापस उसी फोकस के साथ आप करेंगे तो आप आगे 2 घंटे फिर बैठ सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि बच्चों में स्ट्रेस मैनेजमेंट भी होता है, साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है। मोहल, आप अपने टाइम टेबल को एग्ज़ाम आते हैं जब नज़दीक, तब कैसे तय करते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स बहुत कम वक्त में पढ़ के रिवीजन करके अच्छे मार्क्स ले आते हैं और कई स्टूडेंट्स को ये भ्रांति रहती है कि जितना ज़्यादा वो पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा याद करेंगे सिलेबस को, उतना ज़्यादा मार्क्स अच्छे ला पाएंगे, और होता उसके उलट है। कैसे आप टाइम टेबल अपना तय करते हैं एग्ज़ाम्स के कुछ दिन पहले? जी, मेरा यही मानना है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। मैं साल के शुरुआत से ही पूरी प्रैक्टिस करता हूँ, जिससे मैं एग्ज़ाम आने के टाइम पे कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। और एक बात और कि मेहनत करते रहना चाहिए, कभी डीमोटिवेट भी हो तो एकदम डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सर, टेक्निकल एजुकेशन की इस वक्त क्या महत्व है, आपसे जानना चाहेंगे। कई स्टूडेंट्स आपसे भी गाइडेंस लेते होंगे क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन में भी अलग अलग विंग्स हैं, तो आप उन्हें कैसे गाइड करते हैं? आज के समय में टेक्निकल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस और एक परफेक्ट जॉब सिक्योरिटी स्टूडेंट को मिले भविष्य में, क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, टेक्निकल एजुकेशन की तो आज के समय में, आज हम देखें हर जगह टेक्निक। एक छोटे से बच्चे को भी आप देखेंगे तो वो बहुत अच्छे से टेक्निक्स को यूज़ करता है, मोबाइल चलाता है, ये भी एक टेक्निकल ही है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि टेक्निकल एजुकेशन की जो महत्ता है, जो उसका इम्पोर्टेंस है, वो इतना है। इसको एक सेंटेंस में मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी नेवर रिप्लेस यू, बट इफ़ यू डिड नॉट लर्न द टेक्नोलॉजी इट विल रिप्लेस यू। अगर आप टेक्नोलॉजी को नहीं सीखेंगे तो वो एक ना एक दिन आपको रिप्लेस कर देगी। तो भले आप टेक्निकल फील्ड से ना हो तो भी आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना तो आना चाहिए। आज आप देखिए,
मैं इसका सीधा सीधा एग्जांपल दे रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स आपने देखे होंगे जो सिर्फ ऑफलाइन मोड में ही पढ़ाया करते थे, पर एक कोविड के टाइम पे ऐसा आया कि हर टीचर ऑनलाइन पर गया और ऑनलाइन पर जाते हुए हमने बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें सीखी। गूगल मीट क्या है ना, किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो उसका यूज़ करना है, किस तरह से ऑनलाइन शीट्स बनानी है, किस तरह से गूगल फॉर्म बनाने हैं, किस तरह से एग्ज़ाम्स लेने हैं। तो ये सारी चीज़ें जब एक टीचर इस एज में भी सीख सकता है तो डेफिनेटली बच्चे तो आजकल सीख ही रहे हैं। तो आप किसी भी फील्ड में रहें, बट टेक्निकल एजुकेशन आपको हमेशा सपोर्ट करेगी। और टेक्निकल में आप देख रहे हैं कि आजकल कितना ज़्यादा एडवांस हो गया है। आप देखिए, सिर्फ ऐसा नहीं है कि CSE है, AI है, DS है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो आपको टेक्निकल एजुकेशन के साथ तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। चलिए, मैं चाहूँगा सर, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को, स्टूडेंट को खास तौर पर क्या मैसेज देंगे अपने करियर को लेकर, स्टडीज़ को लेकर, जो गफलत में भी रहते हैं, क्या सार निकालेंगे आप? सर, जैसे देखिए कि अपने इस प्रोग्राम का जो नाम है लक्ष्य है, तो मैं स्टूडेंट्स को यही बताना चाहूँगा कि अपने लक्ष्य पे वो कायम रहें। जब एक बार आपने डिसाइड कर लिया है कि इस रास्ते पर चलना है, तो देखिए मुश्किलें तो बहुत आती हैं, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल है, कहते हैं कि अगर मान लीजिए किसी पहाड़ की चोटी पर चलना हो और नीचे से चढ़ना हो, 4 रास्ते हैं, तो चारों रास्तों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुश्किल तो आती है। अगर आप बार बार उन रास्तों को बदलेंगे तो आप अपनी मंजिल तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो जब एक बार आपने डिसाइड कर लिया, अपनी मंजिल डिसाइड कर ली कि यहाँ पहुंचना है, लक्ष्य निर्धारित कर लिया, तो जब तक आप उस लक्ष्य तक ना पहुँचें उसमें रुकिए नहीं, उसको चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए। भले देर होगी लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप वहाँ पहुँचे नहीं। बस आप अपना पेशेंस बनाए रखिए, धैर्य है जो आपको वहाँ ले जाएगा, पेशेंस बनाए रखिए और अपना जो है ना पैशन कभी मत छोड़िए। यही सभी बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उसकी ओर अग्रसर रहिए। बिल्कुल, मैं समझता हूँ बहुत सटीक और अच्छा उदाहरण देते हुए कम शब्दों में शंकर सर ने अपनी बात रखी है। लक्ष्य को पाने के लिए स्टूडेंट्स कई दफ़ा काफ़ी मेहनत करते हैं लेकिन लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, लेकिन उसी लक्ष्य को प्राप्त करने का एक बहुत सीधा सा मंत्र है और वही शंकर सर ने हमें दिया है। सर, बहुत शुक्रिया आपका, और आपका भी मोहल बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। चलिए, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।